हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का पार्ट। अब हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। तो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हमारा किस रीजन से आता है? लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हमारे दो रीजन से आता है। फर्स्ट श्रिंकेज के रीजन से, सेकंड क्रीप के रीजन से। मीन्स श्रिंकेज और क्रीप हमारे दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके डिफ्लेक्शन को कोज करते हैं, लॉन्ग टर्म में डिफ्लेक्शन का कारण बनते हैं। तो अब जब हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज पढ़ लेते हैं। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एस से। और जो डिफ्लेक्शन है ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड पे होता है, और ये जो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होता है ये टोटली एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना टाइम ऑफ कंक्रीट का क्योरिंग रहा, और ये सब डिपेंड करेंगी वहाँ की जो एज ऑफ कंक्रीट है, जो शेप है, साइज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन सब पर। उसके अलावा वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो, उसकी टाइप, साइज़, ये सब क्या है, इन सभी से ही मुझे डिफ्लेक्शन का पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन जो हमारा श्रिंकेज में होगा वो अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड्स का जो एनेक्सर सी है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि लिखा हुआ है डेल्टा एस इज इक्वल टू K3 साई एस एल स्केयर। के क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। साइज श्रिंकेज की कर्वेचर है। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ है एक मेंबर की। अब हमें एक टेबल गिवन है नीचे, किसके लिए? कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट K3 के लिए क्या गिवन है कि यदि सिंपली सपोर्टेड टाइप हमारा बीम या स्लैब है तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 0.125। सेकेंड है कैंटिलीवर पोर्शन के लिए होती है 0.5। कंटिन्यूटी एट वन एंड, एक एंड से कंटिन्यूटी है दूसरे पे नहीं है तो उसके लिए होती है 0.086। और लास्ट है फुली कंटिन्यूस, पूरे का पूरा कंटिन्यूस पोर्शन है तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.063। अब बात आती है डी की, तो कैपिटल डी हमारी होती है डेप्थ होती है सेक्शन की। नेक्स्ट अब जो हमारे पास अब इन सबसे आगे आएगी जो वैल्यू, वो आती है K4। नेक्स्ट कांस्टेंट आता है K4 होता है 0.72 PT माइनस PC डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ PT। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये होता है 0.25, यदि 1 से लेस है तो अब इस केस में PT और PC है क्या? PT और PC हमारे पास परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है। क्या है? परसेंटेज है किसकी? रेनफोर्समेंट की। PT परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन PT। PC परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन, इन दोनों में है। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास अलग अलग होती है। जैसे कि PT होती है 100 AST डिवाइडेड बाई BD। B विड्थ, D डेप्थ, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। सेकेंड जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो ओनली एक माइनर सा चेंज होगा, जहाँ पे एरिया ऑफ स्टील था टेंशन में वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि डबली रेनफोर्समेंट होगा तो हमारा दोनों जगह पे स्टील यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप। अब क्रीप के चलते भी हमारे पास डिफ्लेक्शन आता है। क्रीप भी एक लॉन्ग टर्म डिफॉर्मिंग स्ट्रेस है और ये डिपेंड करता है परमानेंट लोडिंग कंडीशन पे। तो जो डेल्टा सी होगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा सी आई माइनस डेल्टा ई। अब जो डेल्टा सी आई है वो है इनिशियल प्लस क्रीप डिफ्लेक्शन। ये हमारा इनिशियल प्लस क्रीप डिफ्लेक्शन होता है परमानेंट लोड के चलते। और जो दूसरा होता है हमारा, जब उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं लॉन्ग टर्म में, जब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाती है तो वो हो जाता है ECE इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। EC अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? EC हमने पढ़ा था अभी 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है हमारा। तो थीटा क्या है? क्रीप कोफिशिएंट है। अब जो क्रीप कोफिशिएंट है उसकी भी हमें IS 456 में अकॉर्डिंग टू एज ऑफ कॉन्क्रीट की एज के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ गिवन है। जैसे कि हम टेबल देख पा रहे हैं, इसमें एज ऑफ कॉन्क्रीट गिवन है डेज में 7 डेज, 28 डेज, 365 डेज। तो 7 डेज पे क्रीप होता है 2.2,
28 डेज पे होती है क्रीप कोफिशिएंट 1.6 एंड 365 डेज होती है 1.1। ये है हमारे दो लॉन्ग टर्म के डिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक न्यूमेरिक कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल के लिए हम आगे देखते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी डायमेंशंस गिवन है 300 इंटू 500 मीन्स बी 300 है, डी 500 हो गई। सेकंड, इफेक्टिव स्पैन है हमारे पास 7 मीटर का। इफेक्टिव स्पैन कितना हो गया, 7 मीटर। इसने बताया कि रेनफोर्स्ड बार हैं, इसमें 5 बार है 20 mm की टेंशन साइड में और 4 बार है 16 mm की कंप्रेशन साइड में, मीन्स डबली है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि कवर कितना है दोनों साइड, 30 mm। और यूज़ क्या कर रहा है, Fe415 स्टील यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें साफ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में मुझे बी और डी गिवन है 300 एंड 500। अब डी के साथ में मुझे पता है कि दोनों साइड कवर है, तो कवर के लिए हमने बात की थी हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 500 - 30 470। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हमने क्या होता था, π/4 d² होता है। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था π/4 d² होता है एरिया। तो नंबर ऑफ बार्स 5, π/4 इंटू कितने की है 20 mm की बार से इंटू 20 mm, कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास आ गई 1570। अब सेम केस कंप्रेशन के लिए करेंगे ASC। एरिया निकालेंगे कितनी बार से 4 π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर वैल्यू आ गई 804। टेंशन में मुझे एरिया पता चल गया स्टील का, कंप्रेशन में मुझे एरिया पता चल गया स्टील का। अब मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, किसमें, टेंसाइल में। तो सबसे पहले PT हमने फॉर्मूला किया था AST/BD इंटू 100। AST की वैल्यू हमने निकाल ली, B हमें पता है, D हमें पता है, इंटू 100 कितना परसेंटेज आ गया हमारे पास परसेंटेज आ गया 1.04। अब इसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज किसमें, कंप्रेशन में। सेम कंप्रेशन में जब हम परसेंटेज देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है PC = ASC डिवाइडेड बाई BD इंटू 100 = 804 डिवाइड बाई क्या 100 से आ गई हमारे पास वैल्यू। तो मुझे मॉडिफिकेशन फैक्टर गिवन है, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर में जो गिवन है वो है